Good morning, student. How are you? I hope you are fine at your home. प्रीवियस लेक्चर में हमने डीएनए, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड की बात करी थी। ठीक है, हमने देखा था सबसे फर्स्ट न्यूक्लियोसाइड जो थे वो किन किन से फॉर्म हो रहे थे। नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर, ये मिलकर क्या फॉर्म कर रहे थे? न्यूक्लियोसाइड को फॉर्म कर रहे थे। नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर में अगर हम ऐड कर देते हैं फॉस्फेट को तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाती है? न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब मैं न्यूक्लियोटाइड को बोल सकता हूं कि न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। अब ये एक न्यूक्लियोटाइड, जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर बनी है नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट, ये क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड है, मोनोन्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट क्या हुआ? एक और मोनोन्यूक्लियोटाइड फॉर्म हुआ, यहां क्या होगा? ये जो फॉस्फेट है ये फॉस्फेट पेंटोज शुगर से बॉन्डिंग करेगा और बॉन्डिंग कर ये मोनोन्यूक्लियोटाइड से कैसे हो गए? डाइन्यूक्लियोटाइड। इस टाइप से ये क्या होते हैं? कंटिन्यू फॉर्म होते रहते हैं और किसको फॉर्म कर देते हैं? पॉली न्यूक्लियोटाइड। और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर क्या होती है? न्यूक्लिक एसिड होती है। और न्यूक्लिक एसिड को हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं डीएनए और आरएनए में, तो आरएनए के अगर न्यूक्लियोटाइड्स की बात करते हैं तो आरएनए में न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से होंगे? पेंटोज शुगर किस टाइप की होगी? राइबोज टाइप की होगी। ये हमने कल देख लिया था कि राइबोज टाइप की हमने शुगर को यूज लिया था। अगर नाइट्रोजन बेस की बात करते तो नाइट्रोजन बेस में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, इनको फॉर्म किया था हमने। ठीक है, ये चार न्यूक्लियोटाइड्स किससे ऐड होते हैं? पेंटोज शुगर से ऐड होते हैं और फॉस्फेट से ऐड होते हैं और किसको फॉर्म कर देते हैं? आरएनए को फॉर्म कर देते हैं। अगर मैं बात करता हूं डीएनए के रेस्पेक्ट में, तो डीएनए में क्या होगा? नाइट्रोजन शुगर की बात करता हूं तो नाइट्रोजन शुगर कौन कौन सी, नाइट्रोजन बेस कौन कौन से होंगे? नाइट्रोजन बेस में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यहां यूरेसिल था, जो कैसा था? मोर रिएक्टिव था और लेस स्टेबल था। तो यहां पर मोर स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सी फॉर्म हो गई थी? आफ्टर म्यूटेशन थाइमिन का फॉर्मेशन हो गया था और थाइमिन फॉर्म हो गया तो कैसा था? मोर स्टेबल था। इसी टाइप से हमने देखा था कि जो पेंटोज शुगर थी वो आरएनए में किस टाइप की थी? राइबोज। और राइबोज की हमने स्ट्रक्चर देखी थी, फ्यूरेनोल स्ट्रक्चर थी ये, और इसमें ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। फर्स्ट कार्बन पर HOH ग्रुप प्रेजेंट था, सेकंड पर HOH, थर्ड पर HOH और फोर्थ कार्बन पर H और CH2OH प्रेजेंट था। ये स्ट्रक्चर थी। यहां पर ये CH2 जो है, यानी इसको हम बोल देंगे फिफ्थ कार्बन। अपन इसको क्या नाम दे रहे हैं? पेंटोज शुगर। पेंटोज मतलब कितने कार्बन होंगे? 5 कार्बन होंगे। तो यहां पर ये 5 कार्बन प्रेजेंट और 5वां कार्बन जो है वो रिंग से बाहर है। रिंग जो फॉर्म कर रहे हैं वो 4 कार्बन फॉर्म कर रहे हैं और एक ऑक्सीजन कर रहे हैं, एक ऑक्सीजन इसको फॉर्म कर रहा है। इसीलिए किस टाइप की रिंग हो गई है? हेटेरोसाइक्लिक टाइप की रिंग हो गई है। ये यहां पर देखो OH ग्रुप प्रेजेंट है और ये OH ग्रुप जो है ये क्या काम करते हैं? ये रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं, इसका मतलब स्टेबिलिटी को कम करते हैं। यहां पर फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन और फोर्थ कार्बन पर OH ग्रुप प्रेजेंट है, यानी 4 साइट्स ऐसी हैं जहां पर ये रिएक्टिव होगा। अगर मैं डीएनए की बात करता हूं तो डीएनए में जो पेंटोज शुगर होती है वो किस टाइप की होती है? डीऑक्सी
राइबोज टाइप की शुगर है और फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। डीऑक्सीराइबोज की अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो डीऑक्सीराइबोज कैसी होगी, ये डीऑक्सीराइबोज है एच ओ एच 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 ओ एच एच सी एच टू ओ एच। अब यहां पर देखो बच्चों, आप डिफरेंस नजर आया, डिफरेंस क्या है, यहां पर सेकंड कार्बन पर ओ एच ग्रुप प्रेजेंट है जबकि यहां पर एच ग्रुप प्रेजेंट है। इसका मतलब ऑक्सीजन क्या हो गया है, यहां से रिमूव हो गया है। और बायोलॉजी में हम जानते हैं कि जब भी ऑक्सीजन रिमूव होता है या कोई सा भी एलिमेंट रिमूव होता है, जैसे अगर कार्बन रिमूव होता है तो डिकार्बोक्सी टर्म यूज लेते हैं हम, ठीक है, हाइड्रोजन रिमूव होता है तो डिहाइड्रो यूज लेते हैं। इसी टाइप से यहां से क्या रिमूव हुआ, ऑक्सीजन रिमूव हुआ, इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया, डीऑक्सी। और शुगर वही है 5 कार्बन से, इसलिए राइबोज शुगर। और राइबोज शुगर किस टाइप की शुगर, पेंटोज शुगर। तो ये डीऑक्सी राइबोज शुगर। अब यहां देखो फर्स्ट कार्बन पर OH ग्रुप प्रेजेंट है, थर्ड पर प्रेजेंट है और फोर्थ पर प्रेजेंट है, लेकिन सेकंड कार्बन पर ये ग्रुप एब्सेंट है। इसका मतलब है 3 साइड पर ये रिएक्टिव है और एक साइड पर ये रिएक्टिव नहीं है। नहीं है इसका मतलब यहां पर ये मोर स्टेबल हो जाएगा, यहां पर ये लेस स्टेबल हो जाएगा। तो ये मैंने 2 साइड्स बताई हैं, एक तो यूरेसिल इसको लेस स्टेबल करता है आरएनए को, और एक ये पेंटोज शुगर में सेकंड नंबर का जो कार्बन है इसको लेस स्टेबल करता है, जबकि डीएनए में थाइमिन और एच ग्रुप ये इसको मोर स्टेबल करता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं डीएनए की, तो डीएनए में डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का मतलब नाइट पेन फॉस्फेट, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। यहां पर पेंटोज शुगर फॉस्फेट के साथ बॉन्डिंग करता है, ये इस टाइप से यहां पर इनमें बॉन्डिंग होती है। ये है सिंगल स्ट्रैंड, ठीक है, डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड बनी है। अगर मैं डबल हेलिक्स की बात करता हूं तो यहां पर 2 स्ट्रैंड होंगी, जिनमें ये नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर, सेम ऐसे ही यहां पर ये पेंटोज शुगर फॉस्फेट के साथ बॉन्डिंग शो करता है। अब यहां देखो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ये एक सिंगल हेलिक्स हो गई है, दूसरी सिंगल हेलिक्स हो गई है। यहां पर नाइट्रोजन बेस के बीच में भी क्या हो रही थी, बॉन्डिंग हो रही है। और ये जो बॉन्डिंग होती है ये किस टाइप के बॉन्ड होते हैं, ये बॉन्ड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रेजेंस होती है, ठीक है, ये क्या करती है, इसको स्टेबल बनाती है। प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इसको क्या करेंगी, स्टेबल बनाएंगी। तो ये 3 रीजन हो गए हैं जिनसे आरएनए जो होता है वो डीएनए से कम स्टेबल होता है, या जो डीएनए होता है वो ज्यादा स्टेबल हो गया है। इसीलिए अर्थ में सबसे फर्स्ट जो आया वो कौन आया, आरएनए आया। फिर इवोल्यूशनरी इसमें क्या हुए, म्यूटेशंस हुए, और म्यूटेशंस से डीएनए का फॉर्मेशन हुआ। अब डीएनए सिंगल हेलिक्स भी हो सकता है, डीएनए डबल हेलिक्स भी हो सकता है। तो आप कैसे इसको पहचानोगे कि ये सिंगल हेलिक्स है या डबल हेलिक्स है, तो उसके लिए मैं स्ट्रक्चर बना के बताता हूं।
फॉस्फेट शुगर, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट शुगर, नाइट्रोजन बेस। ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब अगर मैं यहां बॉन्डिंग की बात करता हूं तो ये बॉन्डिंग इस टाइप से बनेगी। ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर है। ये किसके स्ट्रक्चर है? आरएनए की। कैसे पता लगेगा ये आरएनए है? तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन बेस होगा, इस नाइट्रोजन बेस में क्या यूज होगा? यूरेसिल यूज होगा। अगर यहाँ थाइमिन की जगह पर यूरेसिल प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये किस टाइप का हो गया है? ये आरएनए टाइप का न्यूक्लिक एसिड हो गया है। और शुगर की मैं बात करता हूँ, पेंटोज शुगर, ये भी किस टाइप का होगा? राइबोज। ये दो स्ट्रक्चर से हम पता लगा सकते हैं कि ये जो डी स्ट्रक्चर है ये किसकी? आरएनए की है या डीएनए की है। सेम अगर मैं डीएनए की बात करता हूं तो डीएनए अगर सिंगल हेलिक्स है तो ये स्ट्रक्चर है, बॉन्डिंग होगी फॉस्फेट और पेंटोज शुगर में, ये बॉन्डिंग हुई। ठीक है, और इस बॉन्डिंग में यहां पर जो नाइट्रोजन बेस होगा, ये नाइट्रोजन बेस किस टाइप का होगा? एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन तो सेम होंगे, लेकिन यहां पर यूरेसिल की जगह पर क्या हो जाएगा? थाइमिन हो जाएगा। और शुगर की अगर मैं बात करता हूं तो शुगर किस टाइप की हो जाएगी? यहां पर डीऑक्सी राइबोज। और इन दो से हमें क्या पता लग जाएगा कि ये किस टाइप की स्ट्रक्चर है? ये डीएनए की सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है। डबल स्ट्रैंड की अगर मैं बात करूंगा तो डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा? जैसे मान लो यही स्ट्रक्चर है, ये सिंगल स्ट्रैंड है, एक और सेम ऐसे ही सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर फॉर्म होगी। यहां बॉन्डिंग हुई फॉस्फेट और पेंटोज शुगर के बीच, साथ ही साथ ये नाइट्रोजन बेस के बीच में भी क्या होती जाएंगी? बॉन्डिंग होती जाएंगी। अगर इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है और इस स्ट्रक्चर में भी नाइट्रोजन बेस जो है वो यूरेसिल की जगह पर थाइमीन है, और शुगर जो है वो किस टाइप की होगी? डीऑक्सी राइबोज होगी। इसका मतलब ये किसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी? डीएनए की स्ट्रक्चर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अगर आपके एग्जाम्पल दे रखा है जो एनसीईआरटी ने, उस एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो आपकी जो एग्जाम्पल है वो 5×174 बैक्टीरिया की बात करी है। और ये जो बैक्टीरियोफेज होता है, इसमें अगर पूछ लिया जाए आपसे कि नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितने रहेंगे, तो वो 5386 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये किस टाइप की स्ट्रक्चर होगी? इसमें प्रेजेंट स्ट्रक्चर कौन सी होगी? डीएनए होगा या आरएनए होगा? तो यहां पर आरएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, डीएनए स्ट्रक्चर में अगर मैं बात करता हूं तो डीएनए में आपके जो एग्जांपल दिया है वो लैम्डा बैक्टीरियोफेज, लैम्डा बैक्टीरियोफेज। इसके अलावा आपके एग्जांपल दिया है इकोलाई बैक्टीरिया, और ह्यूमन।
ये आपके एग्जाम्पल दिए हैं। अगर मैं लेमडा बैक्टीरियोफेज की बात करता हूं तो इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितने होते हैं, 4850 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं ई कोलाई की बात करता हूं तो इसमें 4.6 इंटू 10⁶ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं ह्यूमन की बात करता हूं तो 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहां पर भी ये बेस पेयर में होंगे और यहां पर भी ये बेस पेयर में होंगे। ठीक है, ये जो बुक में दी है ये किसकी दी है, हेप्लॉइड कंडीशन में। हेप्लॉइड कंडीशन में, एन कंडीशन में हेप्लॉइड है, इसलिए 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं 2n कंडीशन में, डिप्लॉइड कंडीशन में, तो डिप्लॉइड कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। ठीक है बच्चों, अब यहां आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, अगर क्वेश्चन में बेस पेयर टर्म दिया है तो बेस पेयर, पेयर्स किसको कहेंगे, जब डीएनए की डबल स्ट्रैंड प्रेजेंट है, और डबल स्ट्रैंड प्रेजेंट होने पर इसको क्या बोल दिया जाएगा, पेयर बोल दिया जाएगा। क्योंकि नाइट्रोजन बेस और नाइट्रोजन बेस के बीच में क्या होती है, बॉन्डिंग होगी। इसका मतलब है एक न्यूक्लियोटाइड इधर हो जाएगा, एक न्यूक्लियोटाइड इधर हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर क्या शो करती है, बेस पेयर को शो करती है। तो बेस पेयर जब भी प्रेजेंट होंगे वो डबल हेलिक्स डीएनए को रिप्रेजेंट करेगा, और ओनली उसने न्यूक्लियोटाइड टर्म दिया है आपको, तो न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या हो जाएगा कि ये या तो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है या ये आरएनए है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आरएनए की स्ट्रक्चर की अपन बात करते हैं कि आरएनए में स्ट्रक्चर्स कौन कौन सी होती है। तो आरएनए में नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर ये प्रेजेंट होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियो साइड कहेंगे। और इस न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट ऐड हो जाता है तो हम इसको क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोटाइड। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। जैसे एडेनिन, एडेनिन, ग्वानिन, ये क्या है, नाइट्रोजन बेस है। साइटोसिन और यूरेसिल, ये क्या है, नाइट्रोजन बेस। इनमें से ये कौन से स्ट्रक्चर हो जाती हैं, प्यूरिन, ये कौन से स्ट्रक्चर हो जाती है, पायरिमिडीन। ठीक है, अब ये जो नाइट्रोजन बेस हैं, इन नाइट्रोजन बेस में जब पेंटोज शुगर ऐड हो जाती है तो वो क्या हो जाती है, न्यूक्लियोसाइड हो जाती है। और पेंटोज शुगर के ऐड होने पर कौन से पेंटोज शुगर, राइबोज। जब ये राइबोज यहां पर ऐड हो जाती है तो जो बनने वाली स्ट्रक्चर होगी वो कौन सी होगी, एडिनोसिन। अब जैसे ही पेंटोज शुगर ऐड हो जाएगी तो ये इस स्ट्रक्चर को क्या बोल देंगे अपन, जो न्यूक्लियोसाइड होगा उसको क्या बोल देंगे, एडिनोसिन, ग्वानोसिन, थाइमिडिन, थाइमिडिन, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटिडिन और यूरिडिन। यूरेडाइन बोल दो, यूरेडिन बोल दो, साइटिडाइन बोल दो, साइटिडिन बोल दो।
अब यहां पर ये इसका मतलब मैं बोल दूंगा कि ये जो प्यूरिन है, प्यूरिन के पीछे सिन टर्म आएगा और पायरिमिडीन के पीछे डाइन या डीन शब्द आएगा। ठीक है, ये क्या बन गए हैं? न्यूक्लियोसाइड बन गए हैं। अब इन न्यूक्लियोसाइड में अगर फोस्फेट ऐड हो जाता है, क्या ऐड कर दिया हमने? फोस्फेट ऐड कर दिया। तो फोस्फेट ऐड करते ये क्या बन जाएंगे? न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड जैसे एडिनोसिन में न्यूक्लियोटाइड जब ऐड होगा तो इसको बोल देंगे एडिनाइक्लिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा? जैसे एडिनोसिन है उसमें फोस्फेट ऐड हुआ तो उसको क्या बोल दिया हमने? एडिनाइक्लिक एसिड, ग्वानाइलिक एसिड, ग्वानिन में जब या ग्वानोसिन में जब फोस्फेट ऐड हुआ तो इसको क्या बोल दिया? ग्वानाइलिक एसिड। साइटिडीन में जब फोस्फेट ऐड हुआ तो इसको साइटिडाइलिक एसिड। और जब यूरिडीन में फोस्फेट ऐड होगा तो हम इसको यूरिडाइलिक एसिड नाम दे देंगे। ठीक है बच्चों, तो इनको क्या क्या नाम दे देंगे? जब ये न्यूक्लियोटाइड कंडीशन में होगा तो न्यूक्लियोटाइड कंडीशन में इनको ये नाम दे दिया जाएगा, और जब ये न्यूक्लियोसाइड है तब इनको एडिनोसिन, ग्वानोसिन ये नाम दे दिया जाएगा। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब अगर ये मैं डीएनए की बात करूंगा, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए ही है, और अगर मैं ये डीएनए की बात करूंगा तो डीएनए में ये एक तो ये यूरेसिल की जगह पर क्या हो जाता है? थाइमिन हो जाता है, और इनके नेम चेंज हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, यहां पर एक चीज और याद रखो पहले बच्चों, इसमें इसको एडिनोसिन मोनो फॉस्फेट भी बोल सकता हूं, जिसको मैं शॉर्ट में एएमपी लिखूंगा। ठीक है, ये ग्वानोसिन मोनो फॉस्फेट हो सकता है, जिसको मैं जीएमपी लिखूंगा। ये सीएमपी हो जाएगा, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। और ये यहां पर अगर मैं बात करता हूं डीएनए की, तो डीएनए में यहां पर क्या हो जाता है? थाइमीन हो जाता है, और इसको टीएमपी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट लिखूंगा। फिर आगे देखो बच्चों, यहां पर ये जो एएमपी होता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये इसमें कितने फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है? ओनली सिंगल मोनोफॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। जब इसमें नंबर ऑफ फॉस्फेट इंक्रीज होते हैं तो ये एएमपी से एडीपी को फॉर्म करता है, और एडीपी से ये एटीपी को फॉर्म करता है। और हम जानते हैं कि ये एटीपी हमारे बॉडी में एनर्जी की यूनिट होती है। एनर्जी की क्या होती है? ये यूनिट होती है। इसी फॉर्म में हम एनर्जी को यूज करते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है बच्चों, तो यहां तक ये जो कंप्लीट हुआ आपके, ये कौन से स्ट्रक्चर हो गई है? न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड स्ट्रक्चर हो गई है। इसके बाद डीएनए की जो स्ट्रक्चर होगी वो अपन कल स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।